नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और डी ग्रुप की आपकी टेस्ट सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टेस्ट है परसेंटेज का। आपको जैसे बताया गया है 1 से लेके 15 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो टारगेट किए जाते हैं डी ग्रुप के एग्जाम को, और 16 से लेके 25 तक के जो प्रश्न होते हैं वो टारगेट किए जाते हैं एनटीपीसी के एग्जाम को। उसी लेवल से आप भी अपने टेस्ट को देखिए, लेकिन डी ग्रुप की तैयारी करने वाले अच्छे बच्चे जिनका मैथ्स का सेगमेंट अच्छा है वो सभी क्वेश्चन ट्राई करें, और एनटीपीसी वालों को तो बाकायदा 1 से लेकर 25 तक सभी क्वेश्चनों को टारगेट रखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई। मतलब पहले वर्ष 10% की वृद्धि, उसके बाद अगले वर्ष 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष उसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष में जनसंख्या, क्या कह रहे हैं, तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में आपको अनुपात बताना है। ये आपकी कहानी है। सवाल सरल है, और अगर आपने ये सवाल समझ लिया तो आपको अगर पहले की जनसंख्या दे रखी है या अभी की जनसंख्या दे रखी है, उन सब पे आप आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अनुपात के रूप में सवाल पूछा है कि भाई तीसरे वर्ष की जनसंख्या मतलब आज की जनसंख्या, और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या मतलब पुरानी वाली जनसंख्या, उसका आपको अनुपात बताना है। प्रश्न को ध्यान से देखिए कि आप कैसे अटेंड करते हैं ऐसे सवालों को। कर्मोत्तर वृद्धि का सवाल है, बात को सुनिएगा। 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि मतलब क्या हुआ? अगर कोई राशि 10 है तो 10% की वृद्धि का मतलब 10 से कितनी हो जाएगी? 11, जैसा कि आप चक्रवृद्धि ब्याज में करते आए। ठीक है, वो प्रतिशत से ही तो वो पैदा हुआ था। 20% को आपको पता है कि आप 1/5 बोलते हो, मतलब आप 5 से 6 पे पहुंच गए हो। कहाँ पहुंच गए हो आप? कहाँ से शुरू किया आपने? 5 से, और कहाँ पहुंच गया आप? 6 पे, बिल्कुल। और तीसरे वर्ष 25% की कमी हुई। 25% को आप बोलते हो 1/4, और 1/4 की जब कमी होती है तो आप पहुंच जाते हो 3/4 पे, मतलब 4 से 3 पे। मतलब आप कहाँ पहुंच गए? 4 से आप पहुंच गए 3 पे। ठीक है, ये कहानी है, बस सिंपल सी बात। समझे कि नहीं समझे? वापस सुन लो चाहो तो। 10% की वृद्धि मतलब 10 से आप आ गए 11 पे। 20% की वृद्धि मतलब 5 से आप आ गए 6 पे, और 25% की कमी मतलब 4 से आप आ गए 3 पे। ठीक है ना? ये क्या है? ये आपका प्रारंभिक है, और ये क्या है आपका? ये अंतिम है। ठीक है, चलिए अब इनका एक अनुपात निकाला जाए। तो अनुपात निकालने का मतलब जो कट रहा है उसे काट लो, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो देखिए, जो भी कटता है उसे काटते हैं। मैं इसे काटता हूँ अगर 3 से, मतलब 2 से 3 बार, तो मैं इसे काटूंगा 5 बार। अब मुझे बताइए और कुछ कटता हुआ दिख रहा है? इधर 5 है, 5 का गुणज कोई नहीं है। इधर 4 है, 2 का गुणज कोई नहीं है, तो और नहीं कट रहा है। ठीक है ना? तो 5 में 25, 25 चौके 100। ठीक है, और 11 नम 99। लेकिन अब एक बात को ध्यान से सुन लेना, जो आपका उत्तर है वो 100:99 है या 99:100 है, इस पे आपको विचार करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि देखो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, 100:99 और 99:100। तो आपने पूछा क्या क्या? ध्यान से देखो, तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या का मतलब आपको लिखना है तीसरे वर्ष की जनसंख्या, उसको तो पहले लिखना है। तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या 3 साल बाद की जनसंख्या कौन सी है? ये। और 3 साल पहले वाली क्या है? ये। मतलब हमें अनुपात जो पूछा गया इसका और इसका पूछा गया, तो जो आपका आंसर होगा वो 99:100 होगा। इस बात का विशेष यहाँ पर आपको ध्यान रखना था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बात करी जाए अगले सवाल की। हर सवाल में जो कॉन्सेप्ट आते हैं उनको क्लियर करते जाइए, आपके लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। बात करी जाए सवाल की। ठीक है, किसी स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है? ये आपका सवाल है। सवाल बड़ा ही फेमस है, इजी है। देखो मैंने कहा है सवाल का इजी या हार्ड होना अलग नहीं होता, अलग पैटर्न है। बात यह है कि सवाल फेमस है और आपको रेलवे एग्जाम्स में ऐसे सवाल बहुत बार देखने के लिए मिले हैं। तो देखिए, लड़कों और लड़कियों, तो लड़कों को 3 है, 300 बोल देते हैं, अनुपात सरलता से निकलेगा। लड़कियों को 200 बोल देते हैं। ठीक है, 20% लड़कों में वृद्धि हुई तो इसका 20% कितना होगा? 30 दूनी 60। ठीक है, मतलब वृद्धि नहीं, सॉरी, 20% को छात्रवृत्ति मिली, और 25% लड़कियां, 25% होता है आपका आधे का आधा, तो आधे का आधा कितना होगा? 50। ठीक है, अब हमें बताना है कि कितनों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुई, तो कितने प्रतिशत छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुई। अब आप मुझे ये बता दीजिए, या तो आप ये निकाल लो छात्रवृत्ति कितने प्रतिशत को प्राप्त हुई। ठीक है, जो पीछे बचेगा वो नहीं वाला आ जाएगा। कैसे? यहाँ 500 टोटल विद्यार्थी है, 500 में से कितनों को छात्रवृत्ति मिली है? ध्यान से देखिए, ये 500 लोग हैं, इस 500 में से कितनों को छात्रवृत्ति मिली है? 110 को मिली है। क्लियर बात है? तो 50 में से कितनों को मिली है? 11 को। 50 का डबल करो 100, क्योंकि 100 पे तो सीधा प्रतिशत निकलता है ना। तो 100 में से कितने को मिली है? 22। आपका पैटर्न कुछ भी अलग भी हो सकता था थोड़ा, मैंने एक सिंपल पैटर्न लिया।
तो 100 में से 22 को मिली है, 100 पे प्रतिशत होता है, तो 100 में से 22 को मिली है मतलब 78 को नहीं मिली है। इसने कहा कितने प्रतिशत को नहीं मिली है, तो 78 प्रतिशत को नहीं मिली है। आप केवल प्रतिशत पे ही काम करते तो आप ये भी समझ सकते थे कि भाई 110 को मिली है कितने में से, 500 में से, ठीक है ना। गुणा किया आपने किससे, 100 से, ठीक है। 2 जीरो से आपने 2 जीरो कट कर दिए, ये कितना आ गया 22%। 22% है जिन्हें मिली है। हमें ये बताना है किनको नहीं मिली है, तो किनको नहीं मिली है, पीछे कितने बचे, पीछे बचे 78%, उनको नहीं मिली है। छोटा आंकड़ा निकालने में गणना कम होती है, इसलिए हमने मिली है उनका प्रतिशत निकाल लिया। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा ताकि आप उसी पैटर्न को फॉलो करें जिससे आपकी परीक्षा में समय बचे और अंक आए। क्या है हमारा अगला सवाल, देखा जाए। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। आपको पता होगा ये फेल पास वाला बड़ा ही फेमस सवाल है। देखिए ये जो 40% वाला बंदा है, ठीक है, ये पास वाला आंकड़ा, ये मैंने पास वाला आंकड़ा लिख दिया, ये इस पास वाले आंकड़े से कितना दूर है, ये इस पास वाले आंकड़े से 20 अंक दूर है। इसको 40% के बाद अगर 20 अंक और मिलते तो ये पास हो जाता। इस पास वाले आंकड़े से भी कितने अंक आगे, पास वाले आंकड़े से 30 अंक आगे है अगला बंदा, और उसके प्रतिशत कितने हैं, उसके प्रतिशत है 45%। बात समझ गए आप? यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई आपको? अब अपने को क्या पता चल रहा है, देखो प्रतिशत में अंतर कितना है, इसके और इसके अंकों में अंतर कितना है। देखो ये 40% पर है, पहले तो ये 20 अंक लाएगा तो पास होगा, फिर ये 30 अंक लाएगा तो अपने दोस्त तक पहुंचेगा। इसका मतलब यहाँ अंतर कितने का है, 50 अंक का अंतर है। लेकिन अगर प्रतिशत की भाषा में बात करी जाए तो 5% का अंतर है। कितने का अंतर है, 5% का अंतर है। तो 5% यहाँ 50 के बराबर है। हमें ये पता करना है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है बात? चलिए बात को ध्यान से सुनिएगा कि भाई ये जो 50 अंक है, मैं एक एक नियम का सही प्रयोग कर रहा हूँ। एक एक नियम का सही प्रयोग करना एक बहुत अच्छी बात होती है। 50 अंक है ना, ये 5% के बराबर है। कहाँ सर 50 अंक 5% के बराबर है, तो भैया एक अंक कितने के बराबर होगा, एक अंक होगा 5/50 के बराबर। तो 20 अंक कितने के बराबर होंगे, ये लो 20 अंक कितने प्रतिशत के बराबर होंगे। जब 50 अंक 5% के बराबर है तो एक अंक 5/50% के बराबर होगा, तो 20 अंक कितने के बराबर होंगे। देखो 20 पंजे 100/50, 2% के। तो ये जो 20 अंक है ये किसके बराबर है, ये आपके जो 20 अंक है ये 2% के बराबर है। अब मुझे बताओ इस लड़के को पास कराना है, ये कह रहा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। अगर कुल अंक बोलता नहीं है कि कुल अंक कितने हैं, परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, तो मैं अलग तरीके से आगे बढ़ता, वो भी बता देता हूँ। लेकिन फिलहाल पूछा कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। मैंने ये देखा कि 50 अंक 5% के बराबर है, इसका मतलब एक अंक 5/50 के बराबर है। इसका मतलब 20 अंक कितने के बराबर है, 2% के बराबर है। ये जो 20 अंक है 2% के बराबर है, तो 40 और 2 42% अंक जब आएंगे तो ये लड़का पास हो जाएगा। अगर आपसे पूर्णांक पूछा होता तो आप कुछ अलग काम करते। वो कहता ना पूर्णांक कितने हैं, तो आप क्या करते। अगर वो पूर्णांक पूछता तो आप कहते कि भैया 5% जो है ना वो किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो सीधा देख लेते हैं 10% किसके बराबर है, वो 100 के बराबर है, ठीक है। तो 100%, एक जीरो लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो 100% किसके बराबर होंगे, 1000 के। अगर पूर्णांक पूछता तो मैं ये पैटर्न काम में लेता, लेकिन आज जो चीज पूछी है उसी के आधार पर मैंने सवाल को आगे बढ़ाया है। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। प्रश्न पीडीएफ के रूप में आपके पास पहले आ चुके हैं, प्रश्नों से आप अवगत हो चुके हैं, उत्तरों से आप अवगत हो जाइए, और या फिर ये भी देख लीजिए कि आपने कितने समय में सवाल को किया है, ठीक है। चलिए क्या हमारा अगला सवाल, बहुत ही फेमस और बहुत ही सिंपल सा छोटा सा सवाल। 1 घंटे का 1 मिनट और 12 सेकंड, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। जब ऐसा सवाल आता है तो अपने को एक बात ध्यान रखना होता है, किसका, भाई किसका पूछा है वो आधार में लिखा जाएगा। 1 घंटे का, किसका, 1 घंटे का, तो 1 घंटे को कहाँ लिखा जाएगा, 1 घंटे को आधार में लिखा जाएगा। बात समझ गए आप? तो 1 घंटे को आप क्या लिख सकते हो, 1 घंटे को आप 60 मिनट लिख सकते हो, और सेकंड में लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, 60 × 60 सेकंड लिख सकते हो। ये 1 घंटे को आधार में लिखना था, इसको मैंने 60 × 60 सेकंड लिख दिया। अब ऊपर वाली राशि को भी सेकंड में बदलूंगा, दोनों की इकाइयां एक जैसी होनी जरूरी है, ठीक है ना। इसको मैंने सेकंड में बदल दिया, इसको भी सेकंड में बदलूंगा। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और 60 और 12 कितने हो गए आपके, 72। ये आपके ये पूछा गया है, और कितने प्रतिशत है, इसलिए 100 से हम कर लेते हैं गुणा, ठीक है। आपका सिंपली 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया। 6 × 36, 36 × 72, मतलब कितने प्रतिशत है, 2% है। ए आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इतना ही कार्य आपको इसमें करना था। अगले सवाल की बात करी जाए। चावल का मूल्य 25 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलो हो जाता है।
खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। फेमस सवाल, ठीक है ना। क्या होता है, देखो कई जगह तो ये होता है कि अपने को सीधा बता देते हैं कि कितने प्रतिशत बढ़ गया, कि भाई चावल का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ गया, वो डायरेक्ट बता देते हैं। यहाँ नहीं बताया, तो यहाँ नहीं बताया तो आप थोड़ी सी स्मार्टनेस काम में लो। 25 से 30 हो गया मतलब 5 बढ़ा। कितना बढ़ा? 5। देखो 25 का 10% कितना होगा? 2.5, और 2.5 और 2.5 5, मतलब ये कितना बढ़ा है? ये 20% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 20%। इसको आप और तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? ये देखिए ध्यान से। पहले 25 था, बाद में 30 हो गया। सरल अनुपात क्या होगा? 5:6। मतलब 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। कितना बढ़ा? 1। कितने के ऊपर? 5 पे, इंटू 100 कर लो। ये काम तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आपको 5 और 6 की कहानी तो पता ही होनी चाहिए कम से कम। तो आपको पता चल गया 20% बढ़ गया। तो जो मूल्य बढ़ा है वो कितने परसेंट बढ़ गया है? मूल्य बढ़ गया है 20%। अब इसको, इस सवाल को करने के 2-3 तरीके होते हैं। अगर बेसिक तरीके की बात करी जाए तो आपको ऐसे सोचना होता है, देखिए मूल्य गुणा मात्रा, मूल्य और मात्रा को अगर आप गुणा करोगे तो खर्च आएगा। मूल्य गुणा मात्रा बराबर क्या है? खर्च। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, परीक्षा में लिखना नहीं होता, इसको उपयोग करना होता है। अपने दिमाग में अगर हम चाहते हैं कि इस तरह के सभी सवाल में जब सवाल बदले, इधर का आ जाए उधर का आ जाए, ये पूछ ले वो पूछ ले, और हम कंफ्यूज नहीं होए और इस एक ही मेथड से हम पूरा उत्तर निकाल ले, तो हमें क्या करना है? तो हमें ये सोचना है कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला चलना चाहिए कि मूल्य गुणा मात्रा बराबर क्या है? खर्च है। ठीक है भाई। मैं और मेथड भी बताऊंगा इसको हल करने के, मतलब मैं आपको 2 सेकंड का मेथड भी बताऊंगा, लेकिन फिर 2 सेकंड के मेथड में दिक्कत यही है, दिक्कत कुछ नहीं है उसमें, यह कि अपने को याद रखना पड़ता है इस तरह के सवाल में हमने ये किया, इस तरह के सवाल में हमने ये किया। और जो फेमस सवाल होता है तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी भी चाहिए। फिलहाल हम बेसिक की बात करें, अगर 1 रुपया मूल्य है, 1 किलो सामान लाए हो तो 1 रुपया खर्च होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा बिल्कुल। अब देखो मूल्य कितना बढ़ गया? मूल्य आपका बढ़ गया 20%, मतलब 1/5 बढ़ गया। और कोई चीज़ जब 1/5 बढ़ जाती है तो कितनी हो जाती है? वो 6/5 हो जाती है। मात्रा के बारे में हमें पता नहीं है तो मात्रा को पी लिख दिया। खर्च कह रहा वही है, ठीक है। खर्च को समान बनाए रखना तो खर्च भी कितना लिखेंगे? 1 रुपया। तो पी कितना हो गया आपका? देखो 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब पी क्या हो गया? पी जो है, मात्रा जो है वो 6/5 हो गई। किसी चीज के 6/5 होने का मतलब क्या हुआ? 6 में से कितनी कम हो गई? 1 कम हो गई। और 1/6 किसको कहते हो आप? 1/6 इंटू 100 आप करते हो 16 सही 2/3%। ये आपकी कहानी है, ये आंसर आपका सही है। अब इस पर्टिकुलर सवाल की बात करी जाए तो इतना काम नहीं करना था, ठीक है ना। ये मैंने आपको बेसिक सिखाया है जो सीखना आपका जरूरी है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सवाल की बात करें, इस टाइप के सवाल की बात करें, जिसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए। आप याद कैसे रखेंगे कि कौन सा सवाल कैसा है? मूल्य गुणा मात्रा जब आप करते हो तो आता है खर्च। मूल्य गुणा मात्रा करने से क्या आता है? मूल्य गुणा मात्रा करने से आपका खर्च आता है। आता है? बिल्कुल आता है सर। तो देखो, जब इधर की ही दोनों वस्तुओं पे परिवर्तन हो, इधर की एक वस्तु पे परिवर्तन हो और इधर की वस्तु परिवर्तित नहीं हो, यहां वाली चीज परिवर्तित हो, यहां वाली चीज परिवर्तित नहीं हो, ये नहीं हो, इसमें खर्च में परिवर्तन नहीं हो, तो आपको क्या करना है उसको ध्यान से समझिए। कि सर खर्च में परिवर्तन नहीं हो, मतलब ऐसा भी हो सकता था लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हो, तब आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना था। 20% बढ़ गया, वो काम तो आपको करना ही था, ठीक है ना। 20% बढ़ गया, वो काम तो आपको करना ही था। तो आपको ऐसा सोचना था कि भैया 5 से हो गया है 6, 5 से हो गया कितना? 6। अब खर्च नहीं बढ़ना चाहिए तो 6 से वापस कर दो 5, बस इतना। देखो 5 सेकंड की बात हुई कि नहीं हुई? सोचो, 5 से हो गया 6, तो 6 से वापस कितना कर दो? 5। अगर 6 से 5 करना है तो कितना घटाना पड़ेगा? 1। कितने के ऊपर? 6 के ऊपर। और 1/6 इंटू 100 कितना होता है? 16 से ही 2/3% होता है। ये आप डायरेक्ट सोच सकते हो जब आपका खर्च परिवर्तित नहीं हो, ठीक है। चलिए बात करी जाए अगले सवाल की। क्या हमारा अगला प्रश्न, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए सवाल को, इस बार क्या है ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं बेसिक कॉन्सेप्ट की, मूल्य गुणा मात्रा, मूल्य गुणा मात्रा बराबर खर्च। मैंने क्या कहा था, अगर हम बेसिक लगाते हैं तो एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा ये सब टाइप सॉल्व हो जाती है। वो कह रहा है मूल्य में 20% की कमी हुई। 20% की कमी मतलब कितनी होगी? 4/5 हो गया मूल्य। आपको 20% की कहानी तो कम से कम पता होनी चाहिए भाई। जो आपका 20% है, इस 20% को आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो 1/5। और 1/5 की कमी हो जाना, तो कमी हो जाना मतलब 5 पे 1 की कमी हो जाना, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? आप पहुंच जाओगे 4/5 पे। ये कहानी है। ऐसा होने से क्या हुआ? तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई।
बिकने वाली साइकिलों की संख्या, देखो इसका भी मैं आपको 5 सेकंड सॉल्यूशन बताऊंगा बाकायदा, लेकिन मैंने क्या कहा वो हर जगह अलग अलग है तो फिर अलग अलग याद रखना पड़ेगा और बेसिक सब में चल जाएगा। बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि होने का मतलब 5 से कितनी हो गई है, 5 से हो गई 6। अब आप बताओ खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो 25 से खर्च कितना हो गया, सॉरी 24/25 खर्च। अब आज आप कहोगे सर ये खर्च थोड़ी है, ये बिक्री है दुकानदार की। दुकानदार के लिए किसका काम कर रही है, दुकानदार के लिए बिक्री का कार्य कर रही है ना। चलिए तो बिक्री 24/25 हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो स्मार्टनेस क्या लगा रहा हूँ, 25 से कितनी हुई 24, इसको अगर मैं 4 से गुणा कर दूं, इसको भी मुझे 4 से गुणा करना चाहिए, क्यों, 25 चौके 100 हो जाएगा और 100 पे परसेंटेज निकालते हैं, तो 24 चौके कितना हो गया 96, तो 100 से 96 हो गया, मतलब कितने परसेंट की कमी हुई, 4% की कमी हुई। बात समझे, क्लियर सी बात, ठीक है। अब इसका 5 सेकंड से कम का सॉल्यूशन क्या है भाई, 5 सेकंड सॉल्यूशन क्या है इसका, उसको देखिए ध्यान से। क्या होता है, a इंटू बी बराबर आपका कोई भी क्षेत्रफल आप निकालते हो, या इन दोनों चीज़ों के गुणा होने से ये चीज़ आती है, तब इन राशियों के इन दोनों घटकों के गुणा होने से जब ये चीज़ आती है, ठीक है, और इन दोनों में जब आपको परिवर्तन दिया हुआ है और वृद्धि और कमी समान है, क्या है ये कंडीशन, क्या है, देखो स्पेशल बात क्या है, इसकी स्पेशल बात है जब वृद्धि और कमी समान हो, लेकिन ध्यान रखना दोनों इधर की होनी चाहिए, यूं नहीं हो एक उधर की दे रखी और आप कॉन्सेप्ट लगा दो, गलत हो जाएगा, दोनों इधर की होनी चाहिए। जब वृद्धि एवं कमी समान हो, जब वृद्धि एवं कमी समान हो तो हमेशा कमी होगी। जितने परसेंट की वृद्धि हुई है उतने ही परसेंट की अगर कमी हुई है तो हमेशा कमी होगी, ठीक है ना। और वो कमी कितनी होगी, वो कमी होगी R इंटू R बटा 100, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। किसी चीज़ को इतने परसेंट बढ़ाया फिर उसको इतने परसेंट घटाया। यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर वाले एक घटक में मूल्य में तो 20% की क्या हो रही है कमी, और मात्रा में क्या हो रही है 20% की वृद्धि। तो जितना इसमें 20% की वृद्धि है, इसमें 20% की कमी है, तो हमेशा कमी होगी, वो कितनी होगी R इंटू R बटा 100। तो आपका उत्तर क्या होगा 20 इंटू 20 बटा 100, 20 इंटू 20 बटा 100 कितना आएगा 4%, और 4% की क्या है, ये 4% की कमी है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट और भी लगता है जो आगे आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। सवाल समझ में आ गया होगा। बात करी जाए अगले सवाल की, ठीक है। क्या है हमारा अगला सवाल, देखिए जरा। एक श्रमिक के वेतन में क्या लिखा हुआ है, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, मतलब बढ़े हुए को वापस कितने परसेंट घटा देवे ताकि उसका वेतन में कोई परिवर्तन नहीं आए। इसका मतलब आप बात समझे क्या है, देखो वेतन में वृद्धि हुई, ये आपका वेतन है उसमें वृद्धि हुई, ये कह रहा है इसमें यहीं पर कमी कर दो, ये इधर वो जो परिणाम है ना इसमें चेंज नहीं आना चाहिए। याद है ऐसा सवाल कराया था मैंने, परिणाम अपरिवर्तित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, परिणाम अपरिवर्तित रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, ध्यान से देखो। 25% की वृद्धि मतलब 4 से कहाँ आ गए आप, 4 से आ गए आप 5 पे। तो अब आपको इसको बराबर करना था, आप क्या करोगे 5 से कहाँ आओगे 4 पे, 5 से 4 पे आओगे तो कितने की कमी होगी, 1 की, कितने के ऊपर 5 पर, तो 1/5, 1/5 गुणा 100, 1/5 गुणा 100 कितना होगा 20%, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 20% कम करना पड़ेगा। ये आपका सवाल का जवाब। एक बात और भी याद रख सकते हो कि इन दोनों के गुणा होने से अगर ये राशि बनती है और अगर ये अपरिवर्तित रहे, कौन सा कॉन्सेप्ट है, अपरिवर्तित का कॉन्सेप्ट। अगर ट्रिक याद करनी हो तो ट्रिक भी बता देता हूँ। अगर अपरिवर्तित रहे कि सर सामने वाली चीज अपरिवर्तित हो, देखो मैं इतने सारे बातें क्यों कर रहा हूँ इसको ध्यान से समझना ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे सवाल कौन सा है। बाकी बेसिक मेथड सब में लगेगा, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। ऐसा इसका बेसिक मेथड क्या है बताओ, इसका भी बेसिक मेथड बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले इसको देखो, अपरिवर्तित के लिए आप ये याद कर सकते हो R बटा 100 प्लस माइनस R गुणा 100। अब यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, R के जस्ट बाद देखो ये R है, इसके जस्ट बाद अगर वृद्धि लिखा है तो यहाँ प्लस लगाना है, R के जस्ट बाद कमी लिखा है तो यहाँ माइनस लगाना है। तो लगा के देखो, यहाँ लिखोगे आप 25, क्या लिखोगे 25 बटा 125, क्योंकि R के जस्ट बाद क्या लिखा है वृद्धि, 25% की वृद्धि, इसके बाद जस्ट वृद्धि लिखा है तो यहाँ प्लस लगाओगे। यहाँ कमी लिखा होता है इसके जस्ट बाद, ये जो R लिखा है इसके जस्ट बाद कमी लिखा होता है तो यहाँ माइनस लगाते आप। 25 बटा 125 गुणा 100, तो 1/5 गुणा 100 कितना हो गया 20%, ये वाली बात है। अब आप कहोगे सर ये आपने सिखाया इस तरीके से, इसका बेसिक क्या है, इसका बेसिक ये है, देखिए ध्यान से। इसका बेसिक ये है कि कोई चीज़ है 25% की वृद्धि कर दूँ भाई, 25% की वृद्धि मतलब 25% वृद्धि मतलब 4 से कहाँ आ गई 5 पे, ठीक है 4 से 5 पे आ गई।
अब आपको इसे क्या करना है, अपरिवर्तित रखना है। तो 5 से वापस इसे कहाँ लाना है, 4 पे, बस। तो 5 से 4 पे लाना है तो 1/5 की कमी होगी गुणा 100, तो 20% की क्या हो गई, कमी। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लग गया। ठीक है, बात करी जाए अगले सवाल की। चलिए, क्या है आपका अगला सवाल। अगला सवाल ये है, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती हो, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कितने % की कमी आएगी। इस बात को ध्यान से सोचिए। देखो, ये तीसरी टाइप का सवाल है जो अभी हम करते जा रहे हैं ना, उसमें सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए लिए हैं और इस तरह की सब टाइप क्लियर हो जाए, इस बात का ध्यान रखा गया है। बात को ध्यान से समझो, मैं क्या कह रहा हूं। ये मैं लिख रहा हूं, मूल्य गुणा मात्रा बराबर खर्च। मूल्य गुणा मात्रा बराबर क्या होता है, खर्च। इस बार परिवर्तन किस किस में हो रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। इस बार परिवर्तन हो रहा है इसमें और इसमें, तो आप पिछली बार वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना, ये नया सवाल है, समझे आप। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जब ऐसा हो तब आपको क्या करना है उसको ध्यान से देखिए। 25% की वृद्धि किसमें है, मूल्य में। तो 25% की वृद्धि कर दो भैया, क्या लिख दोगे, 5/4। ठीक है, अब ये सब तो आपको फ्रैक्शन तो आता ही होगा ना। मात्रा में तो हमारे से पूछा है, तो मात्रा में पूछा है तो पी। खर्च कितना बढ़ना चाहिए, 15%। 15% तो थोड़ा सा काम कर लो, ध्यान से देख लो। 15% को आप क्या लिखते हो, 5 या 15, 3/20। जब बट्टा में 16 को आएगा 3/20, और 3/20 की क्या कर रही हो, वृद्धि कर रही है, तो कितना हो जाएगा, 23/20, है ना। खर्च कितना हो रहा है, 23/20। तो खर्च की जगह हम क्या लिख देंगे, खर्च की जगह हम लिख देंगे 23/20। जो कटे उसको काट दो, नहीं कटे वो ठीक है। 4 एकम 4, 4 पंजा 20। अब पी ज्ञात करना, तो पी क्या होगा आपका, पी होगा वही 23/25। 23/25 मतलब कितनी कमी हुई, 2 की कमी हुई कितने पे, 25 पे। प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा, 8%। तो 8% की क्या होगी, इसमें आपके कमी हो गई। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। यदि 480 का 75%, 540 का x% मिलाकर कितना है, 603 है। बड़ा ही बेसिक सवाल है। 480 का 75% मतलब 480 को 3/4 से गुणा कर लीजिए। 540 का कितने प्रतिशत है, अभी पता करना है। 540 का कितने प्रतिशत है, 540 का p% है, लीजिए। ये किसके बराबर है, 603 के बराबर है। ठीक है ना। कितना हो गया, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12 36, 360। तो 360 को उधर ले जाके घटा दीजिए, लीजिए आप इसमें से। तो 540 इंटू p/100, और p का मान हमें ज्ञात करना है। बराबर कितना हो गया, 603 में से आप क्या कीजिए, 603 में से आप 360 घटा दीजिए। ये भाई 12 चौक 48, 12 3 36, 360 आया ना। चलिए, तो कितना आया, 3 4 और 2, ठीक है, 243। ये आपका 243। 0 से 0 कट रहा था, काट दिया, बाकी को उधर ले जाके काट देंगे। 243 गुणा 10/54, ठीक है, काटा जाए। 9 से काट लो, 9 से देखो 4 3 7 2, 9 से कट रहा है, 9 छंगा की 54, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 और 6, 9 7 की 63। अब यहाँ नीचे 6 है, 6 है तो 2 बार 3 बार और 5 बार, 3 है तो 9 बार, 9 पंजे 45, कितना आ गया, 45। तो 45% की क्या करनी, सॉरी 45 पी का मान है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब और भी मेथड हो सकता था, हाँ मेथड और भी हो सकता था, बिल्कुल इसका और मेथड भी हो सकता है। आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर वो 603 9 का गुणज है, देखो यहाँ दोनों मिलकर 9 के गुणज है, डायरेक्ट तो नहीं है, क्योंकि देखो ये भी 9 का गुणज नहीं है, ये का 9 का गुणज नहीं है। लेकिन अगर इसमें से 3 निकालो और इसमें से 3 निकालो तो 9 कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ से भी आप 9 कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अपने आप ये 9 उधर जाके कम हो जाएगा। इस तरह के आंकड़ों पर इस तरह भी काम आप कर सकते हो। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि और हर में 2% की कमी कर दें तो उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो देखिए ऐसे सवाल में आपको क्या करना होता है, ऊपर y है ना, इसे 100y लिखिए अपने मन से। क्या लिखोगे, 100y। माना कि जो आपका जो मूल भिन्न है वो 100y है, क्या है, 100y, और जो हर है उसका वो 100x है। क्यों, आप तो कह रहे सर y/x होना चाहिए, आपने 100 कैसे लिख दिया। अरे भाई ऊपर नीचे दोनों जगह 100 से गुणा किया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। मैंने ऊपर भी 100 से गुणा किया है, नीचे भी 100 से गुणा किया है, अभी भी तो ये वही है ना। क्या ये y/x नहीं है क्या, हाँ सर ये तो y/x ही है, आपने ऊपर नीचे दोनों 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है अंश में 12% की वृद्धि कर दो, 100 में 12% की वृद्धि करूंगा, कितना हो जाएगा, 112y।
हर में कह रहा 2% की कमी कर दो, इसमें 2% की कमी करूंगा कितना हो जाएगा 98x। ऐसा करने से ये क्या हो जाता है, ऐसा करने से हो जाती है 6/7, 6/7। वाई बटा एक्स का मान ज्ञात करना अपने को, मूल बिन क्या है y/x है 6/7, 98 तो ऊपर आ जाएगा और 112 आ जाएगा नीचे, ठीक है। यही कहानी है। चलिए अब हम काट लीजिए, उत्तर निकाल लीजिए। चलिए फिर काटा जाए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 7 98 और 14 8 112, 14 8 कितना हो गया 112 और कितनी बार कट गया ये 3 और 4 बार। तो मूल बिन कितनी हो गई, मूल बिन हो गई आपके 3/4। ये सवाल आपको ऐसे हल करना था। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। यदि आयत की लंबाई 15 बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है, 15% होगा नो डाउट, ये तो अंडरस्टूड बात हो गई ना, है ना। क्या लिखा है ये 15%। यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन पड़ेगा। इस बार देखो सामने वाली चीज में परिवर्तन पूछा आपसे, देखो कैसे। अगर आप बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे कि सर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, ठीक है। लंबाई हो गई 15% बढ़ गई, 15% को अभी क्या बोलते हो 23/20, 15% बढ़ेगी तो अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था। चौड़ाई 20% घट गई तो 20% घट जाने का मतलब आप क्या लिखोगे, देखो 4/5 हो जाना, क्योंकि 20% होता है 1/5, 1/5 की कमी से कहाँ पहुँच जाते हो 4/5। ये कार्य हुआ है कुल मिला के। अब आपको देखना है ये कार्य किसके बराबर है, 23 3 चौक 12, 23 चौके 92 और 20 पंजे 100, मतलब 100 से कितनी हो गई 92। क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल 100 से कितना हो गया 92, तो कितने परसेंट की कमी आई 8% की कमी आई। क्या हो गया 8% की कमी। तो क्षेत्रफल में क्या होगा 8% की कमी होगी। अब इस पर्टिकुलर सवाल के लिए एक और मेथड बता रहा हूँ, एक और ट्रिक बता रहा हूँ। अब आप कहोगे सर कितनी ट्रिकें बताओगे, भाई मैंने तो बेसिक बताया है, मैंने तो बेसिक बताया, बेसिक से कर लो। लेकिन अब तुम कहीं से ट्रिक देखोगे, ट्रिक्स जानोगे, कहोगे सर ने बताया नहीं, इसलिए मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ इसमें। लेकिन वो ट्रिक कहाँ लगती है वो भी बता रहा हूँ, ध्यान रखना, हर जगह मत लगा देना। जब आपका ये ए और बी है ना, इन दोनों में परिवर्तन हो, इसमें भी कोई परिवर्तन हो, इसमें भी कोई परिवर्तन हो, वर्दी हो कमी हो अलग बात है, और ये जो इनका परिणाम आया, ये जो इनका परिणाम है P4 परिणाम लिख रहा हूँ, ये जो इनका परिणाम आया इसमें अगर अपने को परिवर्तन पूछा हो तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं पता है, हम A + B + A गुणा B बटा 100 कर सकते हैं। अब ये A और B है, अगर वर्दी है तो प्लस में लिखा जाएगा, कमी है तो माइनस में लिखा जाएगा। कुल मिला के वर्दी हुई या कमी हुई वो अपने आप निशान से पता चलेगा। कैसे, ध्यान से देखो, लंबाई की जगह लिख रहा हूँ +15, चौड़ाई की जगह लिख रहा हूँ -20। अब प्लस माइनस, -15 दूना 30 कितना हो गया, बट्टा में 100 लिख दिया, कितना हो गया ध्यान से देखो 23 में से 15 गया तो -8, और -8 का मतलब क्या हुआ 8% की कमी। तो आप ये डायरेक्ट काम में ले सकते हो, इसे बोलते हो दो उत्तरोत्तर परिवर्तन, दो उत्तरोत्तर परिवर्तन इसे बोला जाता है, ठीक है ना। ये जो आपका चक्रवर्ती ब्याज का कॉन्सेप्ट है वो का वो कॉन्सेप्ट है। अब आपको चक्रवर्ती ब्याज का कॉन्सेप्ट है तो इसको चक्रवर्ती ब्याज वाले मेथड से भी आपने कहीं पे किया हुआ देखा। कैसे, ध्यान से देखो, चक्रवर्ती ब्याज के कॉन्सेप्ट से इस सवाल को कैसे किया जाता है। जो आप चक्रवर्ती ब्याज में लेते हो काम में है तो प्रतिशत का ही कॉन्सेप्ट ना, वो 15% बढ़ गया मतलब 20 से कितना हो गया 23, 20% कम हो गया मतलब 5 से कितना हो गया 4, ये लो। तो 100 से कितना हो गया, 100 से हो गया 92, कमी कितने की आई, कमी आ गई 8% की कमी। ये भी आप काम में ले सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे काम में लेनी है। बात करी जाए, इतने सारे मेथड इसलिए बताए जा रहे हैं, जो सीखा था वो काम में ले लो, लेकिन सवाल को सही निकाल लो बस। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वेद मतों से विजयी हुआ, मतलब वेद मत जो है उसका 75% उसे मिला है, ठीक है। 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध हैं, ठीक है, और विजयी उम्मीदवार को मिले वेद वोटों की संख्या कितनी है। भाई 75% मिले वेद वोटों का, कैसे, ध्यान से देखो। अगर मान लीजिए 100 वोट टोटल है, ये वोट टोटल कितने हैं 100 में से कितने खारिज हुए, 100 में से 15% खारिज हो गए, ये 15% खारिज हो गए, ठीक है ना। तो पीछे कितने बचे आपके, ध्यान से देखो, पीछे आपके बचे 85% वोट। ये क्या है, ये वेद मत है, और इस 85% का 75% जीतने वाले को मिला है, कि जो जीता है उसको कितना मिला, ध्यान से देखो, इस 85 का 75%, तो 85 का 75% क्या होता है 85 × 3/4, ये वोट इसको मिले। बात समझे क्या, ये है आपके कुल वोट,
15% खारिज हो गए तो 85 है वैध वोट। इस वैध वोटों का 75% इसको मिला है। 75% निकालना हो चाहे 3/4 से गुणा करना हो, एक ही बात है। तो इसे मिला है 85 इंटू 3/4 वोट, ठीक है ना। इसे कितने वोट मिले टोटल के, इसे कुल के मिले हैं, कुल का 85 इंटू 3/4 वोट। तो 85 इंटू 3/4 क्या होगा, ध्यान से देखो, कुल का 85% का 3/4 किसका, इधर देखो ध्यान से कैसे भाषा कैसे लिख रहा हूँ, कुल का 85% का 3/4 ये वोट इसको मिले। तो अब हमें यही तो निकालना है, हमें कुल वोट पता है, कुल वोट कितना है 100 इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, सीधा परसेंटेज निकाल लो आप चाहो तो आपका 5,60,000 है। इसको हम गुणा करेंगे 85/100 से, क्योंकि 85% है, 85/100 इंटू 3/4 से। अब ये गणना अपने को करनी पड़ेगी उत्तर निकालने के लिए। 1 2 2 0 कट गए, 4 से ही कट रहा है तो 4 से इसे काट लो और बाकी की गणना गुणा करके कर लो, सिंपल सी बात है। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 140 इंटू 85 इंटू 3 आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। अब आंकड़े बड़े हैं यहाँ पे, 7 का गुणज दिख रहा है, 7 का गुणज तो ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो 7 के गुणज से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। 17 का गुणज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो 17.85 17 का गुणज दिख रहा है, ये तो 17 का गुणज हो नहीं सकता, मस्त रहो, ये भी 17 का गुणज नहीं हो सकता। अब इन दोनों को चेक किया जाए, दोनों में से एक 17 का गुणज हुआ तो काम चल गया, और दोनों हुए तो फिर आगे भी चेक करना पड़ सकता है आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर एक नहीं निकला ना तो काम हो जाएगा, कैसे, 17 एकम 17 बचे 10 और पीछे बच गया 5, तो 17.85 17 संग 102 ये 17 का गुणज नहीं है, इसका मतलब ये उत्तर है। मैंने पूरा गुणा नहीं किया, मैंने देखा भाई यहाँ 85 लिखा हुआ है, 85 होता है 17.85, अगर 17 का गुणज एक ही मिला ना तो डायरेक्ट वो उत्तर हो जाएगा। यूँ नहीं है कि जो मिलेगा वही हो जाएगा, बाकी 3 नहीं है 17 के गुणज और ये है 17 के गुणज। अगर 2 17 के गुणज होते ना तो फिर अपने को आगे गुणा करके भी देखना पड़ता। बात समझ में आ गई, ठीक है। और बाकी गुणा करना बड़ी बात नहीं है, देखो 14 दूना 28, 14 × 42, 42 को 85 से गुणा करना है बस, ये लो 42 और 85, पीछे 0 लगा देंगे गुणा करने के बाद। 5 दूनी 10 हासिल का 1, 5 चौक 20, 8 दूनी 16, 36 और 1 37 हासिल का 3, 8 चौक 32, 33 34 35 और पीछे जो 0 लगाना है वही, तो 35,700 ये लो। ऐसा भी कर सकते हैं, हमने बेसिक भी लगा दिया है ना। चलिए, तो थोड़ा सा स्मार्ट रहिएगा, गणना आसान ही रहेगी। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की, क्या है हमारा अगला प्रश्न, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात मई से जून तक 20% गिर गया, ठीक है। फिर जून से जुलाई तक 50% फिर बढ़ गया, ठीक है। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में कुल मिलाकर क्या हुआ वो देखना अपने को, प्रारंभिक और अंतिम, समझ गए। चलिए, अप्रैल से मई में मतलब एक महीना, फिर मई से जून अगला महीना, और फिर जून से जुलाई अगला महीना, 3 महीनों की कहानी है ये। तो पहले 10% बढ़ा, मतलब 10 से कितना हो गया, 10 से हो गया 11, ठीक है। फिर क्या हुआ, 20% गिर गया, 20% गिर गया मतलब 5 से कितना हो गया, 5 से हो गया 4, ठीक है। और फिर क्या हुआ, 50% बढ़ गया, 50% बढ़ने का मतलब 2 से कितना हो गया, 2 से हो गया 3, ये कहानी है कुल मिला के, इसको सॉल्व किया जाए, है ना। 4 से 20 होगा, 20 कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो आ गया 25, 25:33, तो कुल मिला के क्या हुआ, उसका जो 25 जो राशि थी वो 33 हो गई। इसको 4 से गुणा कर लीजिए, इसको भी 4 से गुणा कर लीजिए, है ना। और या फिर आप डायरेक्ट मुनाफे में वृद्धि देखनी है तो एक और बात समझ लीजिए, ये लीजिए ध्यान से देखो, 25 है, 25 पे वृद्धि कितनी हुई, सीधा उसी पे काम करो ना, वृद्धि पे ही काम करो। 25 पे वृद्धि कितने की हुई, 8 की, अब इसको गुणा 4 करो ताकि ये 100 बन जाए, इसको भी गुणा 4 करो, तो 25 चौके कितना हुआ 100, 100 से ये कितना हो गया 32, मतलब 32% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। सी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ये कार्य आपको इसमें करना था। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न बड़ा लंबा सा प्रश्न है, लेकिन उत्तर इसका बहुत छोटा सा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा सवाल, परीक्षा में आया हुआ इसलिए मैं इसे लेके आया हूँ। सवाल क्या है, एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतल खरीदती है। 20% माल विक्रेता 1 से और 80% माल विक्रेता 2 से लिया जाता है। एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपए, मतलब खरीदने का मूल्य 25 रुपए दुकानदार के लिए। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ 1 दिन की अवधि तक उपयोग किया जा सकता है। वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है, तो विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा। अब यहाँ एक बात आपको अंडरस्टूड करनी पड़ेगी, देखो सवाल परीक्षा में आया हुआ है, वो कौन सा माल वापस लौटा रहा है, क्या वो विक्रेता 2 का पूरा माल वापस लौटा रहा है,
या वो विक्रेता 2 का वो माल वापस लौटा रहा है जिसकी अवधि एक दिन ही है। भाई 25% माल ऐसा है जो एक दिन बाद जिसकी वैलिडिटी चली जाएगी, तो फिर वो किसको बेचेगा? भाई जूस की बोतलें, रस की बोतल है, ठीक है ना, फ्रूट जूस है, किसको बेचेगा? वो अगले दिन उसकी वैलिडिटी जाने वाली है, तो वो रिस्क लेगा नहीं। तो 25% खराब माल कोई वापस लौटा रहा है, उसके पूरे माल को वापस नहीं लौटा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा मैंने प्रश्न पहले पढ़ लिया, इसे मुझे पता है। अब आपको परीक्षा में हमें कैसे पता चलता? तो देखो मैं परीक्षा की बात करता हूँ, बात को ध्यान से सुनना। ये 600 बोतलें हैं, इसका 80% लिया गया विक्रेता 2 से, लिया गया, ठीक है। इसका 80% कितना होगा? 480। अब अगर हम ये सोचे कि ये पूरा का पूरा माल वापस देता, तो इसे 25 से हम गुणा करते, ठीक है ना, तो कितना हो जाता है ये? 12 चौक 48, 12,000 रुपये का माल हो जाता। अगर पूरा माल वापस देता तो कितने का हो जाता? 12,000 का। लेकिन 12,000 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो एग्जाम में भी कई बार क्या होता है, थोड़ा सा आपको है ना चीज़ों को और सोचना पड़ता है कि नहीं नहीं, इसका मतलब 12,000 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब वो पूरा माल वापस नहीं दे रहा, इसका जो माल खराब है वही वापस दे रहा है। तो इसका कितना माल खराब है? इसका 25% माल खराब है। तो 25% माल खराब है, इसको इसने 480 बोतलों के कितने रुपए दिए हैं? 12,000 रुपये दिए हैं। तो इस 12,000 का 25% क्या करेगा? इसे वापस ले लेगा। तो 12,000 का 25% कितना होगा? 1/4, मतलब कितना हो गया? 3,000 रुपये। तो ये 3,000 रुपये इससे क्या करेगा? ये वापस ले लेगा। बात समझे ना? अगर ये पूरा का पूरा माल लौटा था तो ये 12,000 रुपये लेता, लेकिन नहीं, 12,000 ऑप्शन में ही नहीं है। तो हमने सोचा ये सिर्फ वही माल जो 25% माल खराब है ना, ये खराब माल ही वापस लौटा रहा है, ऐसा हमने सोचा। तो खराब माल कितना है? 1/4, तो 1/4 पैसा वापस ले लेगा। इसको ये दे कितने रुपए? 12,000 रुपये दे रहा है, तो उसका 1/4 कितना हो गया? 3,000 रुपये, उससे वापस ले लेगा। अच्छा, अगर ये डायरेक्ट ही बोल देता कि ये बंदा ये 25% खराब माल वापस लौटा रहा है, तो हम 12,000 निकालने का कष्ट ही नहीं करते भाई। हम पहले क्या करते? पहले हम इसका 25% निकाल लेते कि इसका 25% कितना होगा? 12 चौक 48, 120 बोतलें, 120 को 25 से गुणा करते, सीधा हमारा 3,000 उत्तर आ जाता। तो ये बात आप परीक्षा में थोड़ी सी समझनी थी, उत्तर का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। तो आगे बढ़ा जाए, बात करी जाए अगले सवाल की। मुझे मत कहना सर आपने गलत छापा है, परीक्षा में ऐसा छपा था। मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसे 1,000 रुपये की वेतनवृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी? बात को ध्यान से सुनना। अनुपात आपने पहले पढ़ लिया है, मतलब अनुपात का टेस्ट आपने पहले ले लिया है, उसका यहां प्रयोग करूंगा। कैसे? ध्यान से देखो। अपनी आय का 25% खर्च करता है। आय मान लीजिए 25% कितना होता है भैया? 1/4। तो मान लीजिए कि 4 उसकी आय है, तो 1 वो खर्च करता है। यही बात हुई ना भाई, आय का 25% खर्च करना मतलब अगर माना की आय कितनी है? माना की आय 4 रुपए है, तो खर्च कितना करता है? वो खर्च 1 रुपया करता है, ठीक है। उसने 1,000 रुपये की वेतनवृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। अब उसे 1,000 रुपये उसका वेतन बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया? लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, तो उसका भोजन पर खर्च गिरकर कितना हो गया? 20% हो गया। बात को ध्यान से सुनना। वो पहले कितने रुपए खर्च करता था? 4 में से 1 रुपया खर्च करता था, लेकिन अब उसका खर्च है ना, भोजन का खर्च 20% है। 20% क्या होता है? 1/5। मतलब अब कहने का मतलब ये है, उसकी आय अगर 5 है तो भोजन पे कितना खर्च करता है? 1। यही तो हुआ। पहले 4 में से कितना खर्च करता था? 1 खर्च करता था। अब 5 में से कितना खर्च कर रहा है? 1। ये 1 बराबर रहना चाहिए। बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बराबर दिख रहा है भाई। भोजन पे खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा। देखो ध्यान से, बढ़ा क्या? बढ़ी आय। ध्यान से देखो, आय बढ़ी। आय कितनी बढ़ी? आय बढ़ी 1,000 रुपये। हमारे यहाँ कितनी बढ़ी? हमारे यहाँ बढ़ी 1। तो जो 1 आंकड़ा है, हम जिसे 1 बोल रहे हैं, कि हम तो भैया आपको 1 बोल रहे हैं, 1 अगर 1,000 के बराबर है, तो प्रारंभिक आय 4 आय किसके बराबर होगी? 4 आपकी 4,000 के बराबर होगी। तो चंद सेकंड्स का ही सवाल था, थोड़ी सी स्मार्टनेस आपको यूज करनी थी। बात करी जाए अगले सवाल को। एक परीक्षा में दुर्गा होगी ये, एक परीक्षा में दुर्गा को 70% अंक मिले। एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, ठीक है। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है, तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? ये अपने को पता करना है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा बताओ, पहली परीक्षा में उसे कितने % अंक मिले? भाई पहली परीक्षा में मैं यहाँ लगा रहा हूँ मिश्रण। क्या लगा रहा हूँ मैं? मिश्रण का नियम। क्या सर मिश्रण नहीं लगाऊं तो? नहीं लगाऊं तो बहुत कुछ लगा सकते हो आप जीवन में, लेकिन यहाँ मिश्रण सहलता से लगता हुआ दिखा मुझे। कैसा दिखा? ध्यान से देखना कैसे लगा रहा हूँ मिश्रण। पहली परीक्षा में अंक कितने मिले? 70% मिले, ठीक है।
और दूसरी परीक्षा में अंक कितने मिले, 80% मिले। 25 में से 20 कितना होता है, देखो 5 में से 4, 5 में से 4 कितना होता है 80%। तो दूसरी परीक्षा में अंक कितने मिले उसे, 80%। कुल मिला के अंक उसे कितने मिले, कुल मिला के उसे मिले 78%। ये लग गया मिश्रण का नियम। इससे और इससे मिलकर क्या बना, इससे और इससे मिलकर बना ये इनका अनुपात। देखो जरा ध्यान से, इसमें से जाएगा कितना हो जाएगा 2 और इसमें से जाएगा कितना हो जाएगा 8। तो अनुपात कितना है 1:4। ये किसका अनुपात है भैया, 1:4। ये इस चीज का, इस वाले का और इस वाले का जो अनुपात है वो 1:4 है। ये क्या है, यहाँ कितने मार्क्स है, अब यहाँ जो टोटल मार्क्स है उनका एक अनुपात है। यहाँ जो मार्क्स दिख रहे हैं आपको कितने दिख रहे हैं, 25। कितने मार्क्स दिख रहे हैं यहाँ पे 25 अंक दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अब 25 अंक किसके बराबर है, 4 के। तो 1 अंक किसके बराबर होगा ये अपने को बताना है। समझे कि नहीं समझे भाई। देखो यहाँ जो हमारी अनुपात की भाषा में जो 4 है वो वास्तव में किसके बराबर है, 25 के। हमारी अनुपात की भाषा में जो 1 है वो किसके बराबर होगा, 25/4 के। और 25/4 क्या होता है, 6.25 होता है। तो 1 किसके बराबर होगा, ये 6.25 के बराबर होगा। तो जो पहली परीक्षा के लिए जो पूर्णांक है, पहली परीक्षा के जो अधिकतम अंक है वो कितने हैं, वो आपके 6.25 है। ये मैंने लगाया मिश्रण। अब आप कुछ और भी सोच सकते थे, कुछ और भी लगा सकते थे कि भाई ये तो 25 में से 20 है, फिक्स हो गया ये तो, है ना भाई। 25 में से 20 तो फिक्स हो गया। ऊपर कितना है, ऊपर वाले में 70% अंक मिले। तो अब अपने को टोटल कहाँ पहुँचना है, 78 पे पहुँचना है। अगर आप वो सोचते तो वो कैसे सोचते वो भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। आप कैसे सोचते वो भी देख लीजिए ध्यान से। वो आप ऐसे सोच सकते थे कि आप वहाँ पे अंक माना कि कुल अंक यहाँ 100 है, ये माना कि 100 है, ठीक है। और 100 से मिले कितने, 70। अब यहाँ तो आपको मानना नहीं है, ये तो 25 ही है, पर ये आपने 100 माना है, ये 25 आप नहीं कह सकते, इसे आप 100 के मानना पड़ेगा और इसे 70 के मानना पड़ेगा। तो 25 में से कितने हो गए, 20। अब कुल अंक कितने हो गए, कुल अंक हो गए आपके 100 के प्लस 25, ठीक है। इसका इसे कितना मिला है, इसका इसे 78% मिला है। कितना मिला है, 78%। अब इसका 78% कितना होगा, देखो 78 के प्लस, अब इसका 25 का 78% निकालना पड़ेगा उस कंडीशन में। निकालो फिर, 25 का 78%, 25 का 78%। तो 78/100 कर लो, कर लिया। ये 0/4 कर लो, कर लिया। 4 एकम 78/100, 0/4 कर लिया। 4 से कितना होगा, देखो ध्यान से, 78/4 होगा ना। तो एक बार 78/4 ही लिख देता हूँ। लो, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर रखना पड़ेगा। किसको, देखो इन दोनों को जोड़ोगे ना आप, 70k प्लस 20, इसको जोड़ने से आएगा 78k प्लस, देखो समीकरण बनाओगे तो समीकरणों की भाषा काम आएगी फिर, 78 + 4। इसको इधर लाओगे, माइनस होकर कितना आ जाएगा, 8 के आ जाएगा, 8 के, ठीक है। और ये आपका इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 78/4, ये लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 80। 80 में से 4 गया, 80 में से गया तो 2, 2/4 आधा, तो 1/2, 8 के। तो ये कितना आ जाएगा, 1/16। के का मान कितना आ गया आपके, के का मान आ गया 1/16, है ना। के का मान आ गया 1/16। आपने ये अंक कितने माने थे, 100 के। तो 100 इंटू 1/16, 100 इंटू 1/16 कितना होता है, ध्यान से देख लो आप। 4 से कट रहा है 25/4, और 25/4 कितना होता है आपका, 6.25। ये लो, अगर कोई प्योर बेसिक में घुस जाता तो वो ऐसे करता। अब कोई बच्चा अगर पूछता ना, सर आपने इसे 100 ही क्यों नहीं मान लिया, 100 के क्यों माना। मैंने इसे 100 के इसलिए माना कि देखो ये जो है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इसे 100 और इसे 25 कैसे मान सकता हूँ, समझ रहे हो आप। अगर ये दोनों वैल्यू अगर काउंट होती ना, इसमें इतने % मिले, इसमें इतने % मिले, तब तो मैं दोनों को एक जैसा मान सकता था। लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल नहीं है, इसलिए इसे 100 के मानना पड़ा। 100 के को 25 को जोड़ा तो कितना आया, इतना आया। कितने अंक मिले, 78%। इसका 78% निकाला, इसका 78%, 18 के, इसका 78/4। ये किसके बराबर है, ये जो प्राप्त अंकों के बराबर है। इनको दोनों को बराबर रखा, के का मान 1/16 आया। आपने माना था 100 के, तो 100 इंटू 1/16 ये लीजिए। और नहीं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इससे और इससे मिलकर ये बना है, तो मिश्रण का इनका अनुपात आएगा 1/4। ये जो 4 है वो 25 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 6.25 के बराबर होगा। ये आपने लगाया इसमें मिक्सचर, क्या लगाया, मिक्सचर।
तो क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो तथा ए और सी की आय का अंतर 18,000 रुपए हो तो बी की आय क्या होगी? बात को ध्यान से समझिएगा, आपको कैसे सवाल को करना है। आपको ये जो अनुपात दे रखा है, किसका दे रखा है? बचत का। आपको बचत का अनुपात दे रखा है, आपको ए, बी और सी की आय का अनुपात निकालना पड़ेगा। एक बेसिक पैटर्न है, उसको अगर फॉलो करता हूं तो गणना थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन उसमें क्या होगा कि थोड़ा दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं एक सिंपल पैटर्न फॉलो करता हूं, इसमें ध्यान से देखो। ये किसका अनुपात है? बचत का। तो मैं लिखता हूं, ध्यान से देखो, ए का 20%, बचत कितनी भैया? 80% खर्च करता, मतलब बचत कितनी हुई? 20%। इसकी बचत कितनी है? बी की 15%। और इसकी बचत कितनी है? सी की 25%। बचत की बात कर रहा हूं ये, क्योंकि खर्च दे रखा है। बात को ध्यान से देखो, अगर मैं यहां लिखता हूं ए का 15%, क्या लिखता हूं मैं? ए का 20%। ए की बचत तो इतनी है ना, बट्टा में लिख देता हूं अगर मैं बी का 15%। यही कहानी है, ए का 20% और बट्टा में लिखा बी का 15%। ए का 20% और बी का 15% क्या? बचत। और ए और बी की बचत का अनुपात कितना है? 8:9। तो यहां से क्या होगा? यहां से मैं ए और बी की आय का अनुपात निकाल लूंगा, क्योंकि ए और बी तो आय माना है ना हमने। ए की आय को ए माना है और बी की आय को बी माना है। माना ए की आय ए है, ए का 20% और बी का 15% का अनुपात 8:9 है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। यहां से ध्यान से देखिए आप, ए बटा बी का मान क्या आता है? परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये 3 बार और 4 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9। यही कहानी हुई। ए का 20%, बी का 3 और 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2:3, 2:3। ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 आया है। बी का 15%, क्या लिखा मैंने? बी का 15% बटा सी का 25%, यही इनकी बचत है। ये किसके बराबर होगा? 9/20 के बराबर होगा, बी और सी का। प्रतिशत प्रतिशत कट गया, 3 बार, 5 बार, कितनी बार? 4 बार, कितनी बार? 3 बार, 3:4। ए बी सी का अनुपात निकाला जाए तो ये हो गया आपका 2:3 और ये हो गया आपका 3:4, है ना। भाई ए बी सी का हमने अनुपात निकाला तो ए और बी का अनुपात कितना हो गया? 2/3 और बी और सी का अनुपात कितना हो गया? 3/4, ठीक है ना। तो मतलब ए बी सी का अनुपात 2:3:4, 2:3:4, ये ए बी सी का है। अब आपको ए और सी का अंतर दे रखा है 18,000, जो अंतर आपको 2 दिख रहा है, तो 2 किसके बराबर है? 18,000 के। 18 के लिख देता हूँ। 1 किसके बराबर होगा? 9,000 के। तो 3 किसके बराबर होगा? 9 तिया 27,000 के। सिंपल से कहानी। तो 27,000 आपके सवाल का जवाब है। वो लास्ट वाली कंडीशन तो आपको समझ में आ गई ना भाई। एबीसी का अनुपात क्या आया है? ए अनुपात बी अनुपात सी जो आया आपका वो 2:3:4 आया है। 2, 3 और 4। ये अंतर यहाँ 2 का दिख रहा है ना, और 2 किसके बराबर है? 2 18,000 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा? 1 9,000 के बराबर होगा। आपको 3 का मान पूछा है, बी की इनकम पूछी है। बी क्या है? 3 के। तो 3 किसके बराबर होगा? 9 तिया 27 के बराबर होगा। ये बात थी। तो देखिए ज़्यादा गणना नहीं करनी पड़ी, थोड़ी सी स्मार्टनेस लगानी पड़ी आपको। ये समझना पड़ा कि ये बचत का अनुपात है, तो हम भी इनकी बचत लेके चले ताकि हम अपने सवाल के एंड तक पहुंच जाए। बात करी जाए अगले सवाल की। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है? तो आप ए बी सी डी का अनुपात निकाल सकते हो आप चाहें तो। बाकी थोड़ा कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो एक और काम भी कर सकते हो। फिलहाल तो सिंपल काम क्या है वो देखिए। ए और बी के अनुपात की बात करी जाए, ये सबसे सिंपल काम है। ए बी से 25% अधिक है। ए जो है बी से 25% अधिक है, मतलब अगर बी 4 होगा तो ए कितना होगा? 5। इतनी भाषा तो आपको आनी चाहिए। कौन 25% अधिक है? ए। किससे? बी से। बी अगर 4 होगा तो ये कितना होगा? 5। बी जो है आपका वो सी से 40% कम है। सी से 40% कम है, मतलब सी अगर 5 होगा तो ये कितना होगा? 2। ठीक है, नहीं 40% तो कम है तो ये 3 होगा ना भाई। 40% किसको बोलते हैं?
40% बोलते हैं आपके 2/5 को, और कोई कहे 2/5 कम है तो कितना है, 3/5 है। मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना है, ये 3 है। ठीक है, अब बात करी जाए सी और डी के अनुपात की। सी डी से 30% अधिक है, ये डी से 30% अधिक है, मतलब डी अगर 10 है तो ये कितना है, ये 13 है आपका। ये लीजिए, ये ए बी बी सी और सी डी का अनुपात निकल गया। आपसे ए और डी में अंतर कुछ संबंध पूछा है तो आपको पता होना चाहिए ए और डी का अनुपात जब निकालना हो तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो, A/B गुणा B/C गुणा C/D। क्योंकि ऐसा कटने से क्या आता है, ध्यान से देखो, ए अनुपात डी आ जाता है। तो A/B क्या है, 5/4, B/C क्या है, 3/5, और ये 13/10। पहले तो आपका 5 से 5 चला गया। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है, चलिए भाई नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा। 13 दूनी 40, 13 39, 39/40। तो आप पता कर लेंगे। तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ये तो ए है और ये डी है, कितने प्रतिशत कम है। देखो, अगर डी 40 है, सुनना बात को, अगर डी आपका 40 है तो ए कितना है, ए 39 है। कितना कम है, 1। 40 के ऊपर प्रतिशत की भाषा के लिए गुणा 100 कर दो तो कितना आ गया, 2.5%। कितना कम है, 2.5% कम है। ये आपके सवाल का जवाब है। 15 के बाद आ चुके हो तो एनटीपीसी वाले सवालों की तरफ आ चुके हो आप, है ना। 16, 17, 18 एनटीपीसी की तरफ बढ़ चुके हो आप। चलिए बात करी जाए अगले सवाल की। जब किसी वस्तु में 20% की कमी की जाए तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। अच्छा, यदि राजस्व में प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, राजस्व प्राप्ति समझ रहे हो, इन दोनों का गुणा होके, यह है मूल्य जिसके बारे में बात करी जा रही है, और यह है मात्रा जिसके बारे में पूछा जा रहा है। बिक्री मात्रा हुई ना, मूल्य गुणा मात्रा, और ये जो राजस्व है ये इन दोनों का गुणा है। ये अब देख लो किस किस में परिवर्तन किया है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, 20% की कमी हुई मतलब 4/5 हो गया भैया। ये मात्रा के बारे में तो पूछा है तो मात्रा को के लिख दो। ठीक है, और राजस्व में 60% की वृद्धि हुई, 60% की वृद्धि हुई मतलब 8/5 हो गया। कितना हो गया, 8/5। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, 5 से 5 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो के कितना है, के है आपका 2/1। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 2/1। भाई 1 से कितना हो गया, 1 से 2 हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई, 1 के ऊपर 1 की वृद्धि, 1 के ऊपर 1 की वृद्धि मतलब 100% की वृद्धि। बस सिंपल सी बात है, वृद्धि कितनी हो गई, 100%। सिंपल सी बात। के 2 हो गया, कितने से, 1 माना था ना, 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया मतलब 100% बढ़ गया के। ये कहानी है। तो देखा आपने, अगर बात को समझा है, बेसिक को पकड़ा है, पता है कि कौन मूल्य की जगह है, कौन मात्रा की जगह है, और कौन खर्च, आज खर्च नहीं है, आज खर्च है राजस्व है, क्योंकि इन दोनों का गुणा होने से ये चीज प्राप्त हो रही है। ये कहानी है, समझे। अगले सवाल की बात करिए। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया गया तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती तो x का मान बताओ। अरे ये तो सिंपल सा ही सवाल हो गया, मतलब रिपीटेड हो गया। तो मूल्य को 25% कम कर दिया, मूल्य को 25% कम कर दिया मतलब 25% कम किया ना, मतलब हो गया 3/4। बिक्री के बारे में पूछा है तो बिक्री को क्या लिख दिया। बिक्री आय मतलब बिक्री से होने वाली आय, बिक्री से होने वाली आय कहाँ लिखी जाएगी, यहाँ लिखी जाएगी। बिक्री आय में 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि मतलब 6/5। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो के का मान कितना आ गया, 4 दूनी 8/5, और 8/5 का मतलब क्या हो गया, 3/5। भाई 8/5 हो जाना मतलब वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि तो 3 की हुई ना। 3/5 इंटू 100 क्या होता है, 3/5 इंटू 100 होता है 60%। तो 60% आपके सवाल का जवाब है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। बस आंकड़ों को सही पढ़ना है, उत्तर आपके सामने है, एनटीपीसी क्लियर है। डी ग्रुप में भी सवाल आ सकता है, ध्यान रखना। डी ग्रुप में हल्के सवाल नहीं आते हैं, डी ग्रुप को हल्के में लेना मत, ध्यान रखना। हाँ, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करना। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसकी व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फेमस क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है क्वेश्चन भैया, फेमस है, ध्यान रख लेना। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, व्यय से 20% अधिक है ना, तो व्यय को कितना मानू भैया, व्यय को मानू 5, तो आय कितनी हो जाएगी, आय हो जाएगी 6, तो इनकम है वो बचत हो गई 1।
भाई का वैसे किससे वैसे 20% अधिक है तो वह को बोलूंगा 5, आय हो जाएगी 6, तो बचत हो जाएगी 1। ये कहानी इनके बीच चल रही है। जितने चाहो जीरो लगा दो मन से आप, है ना, लगा दिए। आय में 60% की वृद्धि हो गई, आय में 60% की वृद्धि होगी। इसका 60% देखो जरा कितना होगा, ठीक है। अच्छा 60 और 70 ही है ना, एक एक जीरो ही लगाओ, दो दो जीरो मत लगाओ। अब क्या मैं तो 2 लगाऊं, 2 लगा लो भैया, लो 2 ही लगा लो, लो लो। आय में 60% की वृद्धि हो गई, 360 रुपए की वृद्धि हो गई। खर्च में क्या हुआ, 70% की वृद्धि हो गई। इसका 70% 350। अब आप खुद अंडरस्टूड करो ना, इतने रुपए ज्यादा आने शुरू हुए भैया, लेकिन इतने रुपए इसने ज्यादा खर्च करने शुरू कर दिए। आपके पास पहले जो रुपए आते थे उससे 360 रुपए ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आप उसमें से 350 रुपए ज्यादा खर्च कर देते हो तो वो 10 रुपए बच जाएंगे, वही तो एक्स्ट्रा बचत है। तो बचत में वृद्धि कितनी हुई, बचत में वृद्धि हुई 10 रुपए की। और ये 10 किसके ऊपर है, 100 पे। और कोई राशि जब 100 पे होती है तो 100 पे सीधा ही प्रतिशत होती है, तो 10% की क्या हो गई बचत में, बचत में 10% की वृद्धि हो गई। तो बचत में क्या होगा, बचत में 10% की वृद्धि होगी। सवाल सामने, एक कॉन्सेप्ट लगाया, ये 5 है, ये 6 है, 600 है, 500 है, 60%, 360 रुपये ज़्यादा मिले, 350 ज़्यादा खर्च दिए, तो इन 360 में से ये 350 ज़्यादा खर्च हो गए। तो पहले से बचत कितनी बढ़ेगी, पहले से बचत सिर्फ 10 रुपये बढ़ेगी। किसके ऊपर, 100 के ऊपर, 100 के ऊपर 10% ही उत्तर है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। दो संख्याएं, लो भैया, ये ए पहली संख्या, ये बी दूसरी संख्या, सी तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से तो तीसरी को 100 मानना पड़ेगा। 40% और 80% कम है, ये 40% कम है, भाषा तो ऐसी चलेगी ना, ये पहली के लिए दूसरी के लिए। ये 40% कम है मतलब 60% है, और ये 80% कम है मतलब 20% है, ठीक है। दूसरी संख्या को कितने % तक बढ़ाया जाए ताकि ये पहली संख्या के बराबर हो जाए, तो पहले दूसरी ओर। अब इन दोनों के बारे में पूछा, इन दोनों का अनुपात निकाल लो। इनका अनुपात कितना होगा भैया, देखो 1:3, है ना ये। अब मुझे बताओ ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, कितने आप मुझे बताओ कितना बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए 2। कितना बढ़ाया जाए, 2, तभी तो ये इसके बराबर हो जाएगी। कह रहा है दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि ये पहली के बराबर हो जाए। मैं कह रहा हूँ इसको 2 बढ़ा दो। 2 कितने के ऊपर, 2 1 के ऊपर, और 1 के ऊपर 2 कितना होता है, 1 के ऊपर 2 होता है 200%। तो इसे कितना बढ़ाया जाए, इसे 200% बढ़ाया जाए। आगे बात है समझ में, लीजिए बात करी जाए अगले सवाल। देखो मजा आना चाहिए आपको, ध्यान रखना। अब ये सवाल फेमस सवाल, तांबे और एल्यूमिनियम, तांबे को कॉपर बोलते हैं, एल्यूमिनियम को तो एल्यूमिनियम ही बोलते हैं। अब कोई वो प्रतीक मुझे नहीं याद है ना। तांबे और एल्यूमिनियम के 2 किलो के मिश्रण में 30% तांबा है। भाई तांबा 30% है, ठीक है ना, ये 3 है तो ये 7 होगा, यही होगा ना। भाई तांबा 30% है, 30% मतलब अगर ये 3 है तो ये 7 होगा, कुल 10 होगा, ठीक है। इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया जाए ताकि जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए। एल्यूमिनियम आपने और मिलाएगा, सर हम एल्यूमिनियम और मिला रहे हैं, मिला लो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम और मिलाने से हुआ क्या, तांबा 20% हो गया। तो तांबा 20% हो गया मतलब तांबा कितना हो गया, जिससे तांबे का अनुपात 20% हो। तांबे का अनुपात 20% मतलब 1/5। 1 किस पे, 5 पे, तो ये कितना हुआ 4। ये भी समझना, यूं नहीं हो कंफ्यूज हो जाओ तुम, बात को ध्यान से सुनना। जो टोटल मिक्सर है इसमें कह रहा है कि 30% क्या है, तांबा है, तो तांबा 30% है, दूसरी वाली चीज है 70%। अब नए मिश्रण में तांबा कितना है, नया मिश्रण में तांबा है 20%, तो तांबा 20% है, तो अन्य कितना होगा 80%। वही मैंने लिखा है, ध्यान से देख लो, लिखा नहीं लिखा, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, आपने और क्या मिलाया, आपने और तो एल्यूमिनियम मिलाया, तांबा और मिलाया क्या, नहीं सर तांबा और नहीं मिलाया। तो तांबे को बराबर दिखाओ भैया, तांबा जितना यहां दिख रहा है तांबा उतना यहां दिखाओ, क्योंकि आपने तांबा और नहीं मिलाया, आपने एल्यूमिनियम और मिलाया है, तो तांबा तो बराबर दिखाओ। तो बराबर कैसे दिखाऊं, ये 3 है, इसको 3 दिखाओ, इसको 3 कैसे दिखाओगे, इसको 3 दिखाने के लिए 3 से करना पड़ेगा गुणा, सिंपल सी बात है, कहां सर कर दो 3 से गुणा। तो ये हो गया 3 और 3 चौक 12, ये है कहानी। बात समझे, यहां तक की कहानी समझे। जो पहला अनुपात था वो 3:7 था, और अब जो अनुपात है वो 3:12 है। कुल मिला के कहानी ये है। ये तो उतना का उतना है क्योंकि मिलाया नहीं। ये कितना बड़ा भैया, ये बड़ा 5, कितना बड़ा 5 बड़ा। अब कह रहा है टोटल कितना है, टोटल 2 किलो है, देखो 2 किलो,
बात को ध्यान से सुनना। टोटल है 2 किलो, जिसको 2000 ग्राम लिख रहा हूँ। ये किसके बराबर है? ये देखो टोटल ये रहा, कितना है? 10 है। पहले प्रारंभ में कितना था? प्रारंभ में यही तो था 10, तो टोटल कितने के बराबर है? 10 के। अब तुम्हें बढ़ा हुआ कितना दिख रहा है? 7 से 12 हो गया, तो 7 और 5 12, 5 बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो 5 किसके बराबर होगा? 10 अगर 2000 के है तो 5000, 5 किसके होगा? 5 आपका 1000 ग्राम के बराबर होगा। ये आपके सवाल का जवाब है। कहने का मतलब ये होता है, ऐसे सवाल में आपको क्या करना होता है, जो चीज एक अगर चीज मिलाई जा रही है और दूसरी जो नहीं मिलाई जा रही है ना, उसको अपने को बराबर रखने का प्रयास करना है। ठीक है ना? चलिए, तो देखिए क्या हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल ये है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% राशि दूसरी बाजी में और शेष की 75% राशि तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपए लेके घर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? ठीक है, आप मान लीजिए कि हम 1 से प्रारंभ करते हैं, तो कैसे प्रारंभ करेंगे? चलिए, 1 का 75% हार गया तो बचेगा कितना? क्योंकि शेष पे काम करना ना आपको, तो 75% तो हार गया, तो 1 में से बचा कितना? 1/4 बचा। अब इसका भी 75% हार गया तो बचा कितना? इसका भी 1/4 बचा। भैया आप 75% हार गए किसी चीज का, आपके पास धन मान लीजिए 1 है, इसका अगर 75% हार जाओगे 3/4, तो पीछे कितना बचेगा? 1/4 ही तो बचेगा। तो शेष तो यही है ना आपका धन, ये ना। तो देखो पहली कंडीशन में शेष धन ये है, दूसरी कंडीशन में शेष धन ये है, और इसका भी 75% हार गया और लास्ट में शेष धन आपका ये है। तो अब ये कितने के बराबर है? ध्यान से देखो, ये आपका 1/64 के बराबर है। 1/64 आपके पास शेष बचा, लेकिन 1/64 जो है सवाल के हिसाब से 2 के बराबर है, तो 1/64 2 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? 64 × 2 128 के बराबर होगा। बड़ा ही सरल सा सवाल आपके सामने है। बात करी जाए आज के फाइनल सवाल की, ठीक है, जो कि बहुत ही वर्बली सॉल्व होने वाला सवाल है। किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 8वां हिस्से को बोलते हो आप 1/8, और 1/8 जो होता है वो आपका 12.5% के बराबर होता है। डायरेक्ट आंसर है ये। ठीक है ना? चलिए, कई बार एनटीपीसी में भी सरल सवाल देखने को मिलते हैं, इसमें क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक सवाल आपको समझ में आया होगा, प्रत्येक सवाल में आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा होगा, कुछ आपके अंदर नए विचार भी आए होगा कि आपने कई नई चीज़ें सीखी होगी, या कुछ चीज़ों को सीखने का नया तरीका देखा होगा, या कुछ चीज़ों को हल करने के लिए आपने कुछ नई अप्रोच सीखी होगी। इन सब उम्मीदों के साथ मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और हमारे व्यूज़ बढ़ें और हम थोड़े पर्सन हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।